हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने हिमांक में अवनमन तक स्टडी कर ली थी। आज हम अगला अणुसंख्यिकी गुणधर्म पढ़ेंगे, परासरण दाब। लेकिन उससे पहले हम दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, जबकि बेंजीन का केबी आपको दे रखा है 2.53 के किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल में आपसे विलेय का अणुभार पूछा गया है, मतलब आपसे विलेय का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है, मतलब आपसे Ma की वैल्यू पूछी गई है। Ma क्या था बच्चों? Ma था विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करने के लिए हम जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला हम प्राप्त करते हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार आप वापस से देख लीजिएगा अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है। तो Ma बराबर होता है KB इंटू बाई WA इंटू बाई 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू बाई WB। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि बेंजीन में जब अवाष्पशील विलेय को घोला गया तो बेंजीन से जो विलयन बना उस विलयन का क्वथनांक कितना हो गया? 354.11 केल्विन। तो 354.11 केल्विन में से आप 353.23 केल्विन को माइनस कीजिएगा। माइनस करने पर आपको ये पता चलेगा कि क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई। तो 354.11 केल्विन में से 353.23 केल्विन जब आप माइनस करोगे तो 0.88 आएगा। तो ये जो 0.88 आया, ये क्या है? क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, यानी ये है क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन का मतलब डेल्टा TB की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली। उसके बाद में आपको KB की वैल्यू दे रखी है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। WA होता है विलेय की ग्राम में मात्रा। तो बताओ, अवाष्पशील विलेय के कितने ग्राम को घोला गया? 1.80 ग्राम को घोला गया। फिर आपको चाहिए WB होता है विलायक की ग्राम में मात्रा, और विलायक की ग्राम में मात्रा आपको दे रखी है 90 ग्राम। तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, वैल्यू पुट की गई, KB की वैल्यू रख दी गई 2.53, डेल्टा TB रखा गया 354.11 माइनस 353.23 गुणा WA रखा गया 1.80, WB रखा गया 90, और 1000 से क्या किया गया? गुणा किया गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 58 ग्राम प्रति मोल। इसका मतलब हो गया कि अवाष्पशील विलेय का जो अणुभार है वो कितना है? 58 है। चलिएगा, हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है 25.6 ग्राम सल्फर का 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर, वापस से सुनिएगा, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। नेफ्थलीन के लिए KF का मान आपको दे रखा है 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखिएगा, सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सल्फर का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। और इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इस सवाल में जो सल्फर है वो विलेय है, यानी हमें विलेय का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा, हमें विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी हमें ज्ञात करना पड़ेगा Ma। और Ma ज्ञात करने का सूत्र मैंने पिछले वीडियो में आपको डिराइव करके बताया था। तो वो वाला ही सूत्र है, Ma बराबर KF बटा डेल्टा TF इंटू बाई WA
इंटू बाई 1000 डिवाइडेड बाई WB। अब देखिएगा हमें चाहिए KF का मान, तो KF का मान आपको दे रखा है 6.8, डेल्टा TF आपको दे रखा है 0.68, WA यानी विलय की ग्राम में मात्रा आपको दे रखी है 25.6, ऊपर 1000 से गुणा कर दिया। और WB क्या है, विलायकी ग्राम में मात्रा, और विलायकी ग्राम में मात्रा आपको कितनी दे रखी है 1000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 256। इसका मतलब सल्फर का जो अणुभार है वो कितना आ गया, 256 ग्राम प्रति मोल आ गया। अब देखिएगा आपसे पूछा गया है सल्फर का अणुसूत्र, तो मान लिया सल्फर का अणुसूत्र है SX। इसका मतलब हम कह सकते हैं SX का जो अणुभार है वो कितना है, 256 है। तो हम कह सकते हैं X गुणा 32, यानी सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 32 होता है। तो सल्फर के X परमाणु हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं X गुणा 32 जो होगा वो 256 के बराबर होगा। और X की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो बताओ कितनी आएगी बच्चों, 8 आ जाएगी। वापस से सुन लीजिएगा, आपके पास अवाष्पशील विलेय का अणुभार कितना आया सर, 256 आया। और आपके पास अवाष्पशील विलेय है कौन सा, सल्फर है। अब सल्फर का आपसे क्या पूछा गया है, अणुसूत्र पूछा गया है। अणुसूत्र का मतलब आपसे ये पूछा गया है कि उस अणु में सल्फर के कितने परमाणु हैं। तो आपने मान लिए कि X परमाणु है, तो हम कह सकते हैं S गुणा X बराबर क्या होगा, 256। या फिर हम कह सकते हैं सल्फर का परमाणु भार गुणा X बराबर होगा 256। और सल्फर का परमाणु भार बच्चों कितना होता है, 32। तो 32 गुणा X बराबर हो गया 256। तो बताओ X बराबर कितना आ जाएगा, 8। यानी आपने 256 में किसका भाग दे दिया, 32 का भाग दे दिया। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। यानी आपके पास सल्फर का जो अणुसूत्र है वो क्या आएगा, S8 आ जाएगा। चलिएगा अब हम बात करेंगे विसरण की। विसरण क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गमन होता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विसरण। जैसे रसोई गैस के लीक हो जाने पर कभी कभी आप देखते हो आपके रसोई में जो गैस रखी हुई होती है, गैस का सिलेंडर जो रखा हुआ होता है वो लीक हो जाता है, तो उस गैस की जो स्मेल होती है वो पूरे घर के अंदर फैल जाती है। यानी वो जो प्रक्रिया है वो क्या है, विसरण है। क्यों, क्योंकि जब गैस का सिलेंडर लीक हुआ तो उस वक्त उस गैस की मात्रा या उस गैस की सांद्रता उस गैस के सिलेंडर के आसपास क्या थी, ज़्यादा थी, और बाकी स्थान पे गैस की मात्रा कितनी थी, 0 थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे गैस की जो सांद्रता है वो पूरे घर के अंदर एक समान हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गैस जो है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है। यानी ये प्रक्रिया क्या है, विसरण। अब हम बात कर रहे हैं परासरण की। तो सुनिएगा, परासरण क्या होता है, विलायक अथवा निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः गमन परासरण कहलाता है। विलायक अथवा निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः गमन परासरण कहलाता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो देखिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के कण गुजर सकते हैं लेकिन विलेय के कण नहीं गुजर सकते। ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्थात ऐसी झिल्ली जिसकी पारगम्यता कितनी होती है, आधी होती है। विलेय के कण नहीं गुजर सकते, विलायक के कण गुजर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्रों का जो आकार है वो आकार जो होता है वो आकार विलायक के कणों के आकार से तो क्या है, बड़ा, लेकिन विलेय के कणों के आकार से क्या है, छोटा। इसलिए विलेय के कण उसमें से नहीं गुजर सकते लेकिन विलायक के कण उसमें से गुजर सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली एक आवश्यक शर्त होती है। परासरण में
विलायक या निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। किस में से होते हुए गति करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए। इसको आप समझिएगा। ये देखिएगा, एक पात्र ले रखा है, इस पात्र में बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है। यहाँ पर इसके बाईं ओर विलायक के अणु ले रखे हैं, दूसरी तरफ विलयन भरा हुआ है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि विलायक के जो कण हैं वो विलायक से किधर गति कर रहे हैं, विलयन की ओर, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए। और ये जो गति है वो कैसी है, स्वतः गति है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण। या फिर इधर हमने एक विलयन भरा हुआ है निम्न सांद्रता वाला, और इधर हमने एक विलयन भरा हुआ है उच्च सांद्रता वाला। तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः गमन करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। जैसे किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश फूल जाती है, तो ये प्रक्रिया क्या है, परासरण। चलिएगा, अब हम बात कर रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली किस प्रकार बनाई जाती है या किस पदार्थ की बनी होती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक पदार्थ फिनॉल अथवा पोटेशियम फेरोसाइनेट की बनी होती है। ठीक है, याद कीजिएगा कि आपसे पूछ ले अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट में एसपीएम कहा जाता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक पदार्थ फिनॉल अथवा पोटेशियम फेरोसाइनेट की बनी होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक सीट के समान होती है जिसमें अति सूक्ष्म छिद्रों का जाल होता है, जिसमें से विलायक के कण गुजर सकते हैं परंतु विलय के कण नहीं गुजर सकते। ऐसी झिल्ली को क्या कहा जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब हम बात करेंगे परासरण दाब क्या होता है। विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे या विलायक के अणुओं का प्रवाह रोक दे, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। विलयन पर आरोपित किया गया वह बाह्य दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे या विलायक के अणुओं का प्रवाह रोक दे, उसे परासरण दाब कहते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, परासरण दाब को पाई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, पाई से दर्शाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम। पहला नियम है वॉन्ट हाफ बॉयल का नियम। वॉन्ट हाफ बॉयल का नियम, यह नियम कहता है कि निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी पाई किसके समानुपाती होता है, सी के। पाई किसके समानुपाती होता है, सी के। सांद्रता का मान जितना ज़्यादा होगा परासरण दाब का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। और सी क्या है, सांद्रता मोलरता के पदों में। सांद्रता किसके पदों में यहाँ पर ली जाती है, मोलरता के पदों में। दूसरा नियम है वांट हाफ चार्ल्स का नियम। एक निश्चित सांद्रता पर तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पाई समानुपाती होता है टी के। टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो परासरण दाब का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। उपरोक्त दोनों नियमों को मिलाने पर पाई समानुपाती आएगा सी गुणा टी, और समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक स्थिरांक आएगा एस। तो पाई बराबर हो गया सी एस टी, जहाँ एस है विलयन का स्थिरांक या विलयन स्थिरांक, जिसका आंकिक मान गेस स्थिरांक आर के बराबर होता है। अतः एस के स्थान पर आर लिया जा सकता है। तो बच्चों बताओ परासरण दाब का सूत्र क्या हो गया, पाई बराबर सी आर टी। इस सूत्र को आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है। तो आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परासरण दाब का सूत्र क्या होता है, तो आप बताइएगा परासरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर सी आर टी, जहाँ सी क्या है, विलयन की सांद्रता, किसके पदों में, मोलरता के पदों में। तो बताओ सी बराबर क्या हो गया, स्मॉल एन बटा वी, जहाँ स्मॉल एन क्या है, विलय के मोल, और कैपिटल वी क्या है, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो बताओ सी के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, एन बटा वी। तो बताओ पाई बराबर हो गया एन बटा वी आर टी। तो आपको ये सूत्र अच्छे से याद करना है। इसमें काम की बात यही है कि
ये सूत्र आपको एनी टाइम याद होना चाहिए। जब भी आपसे पूछे परासरण दाब का सूत्र क्या है तो आप बताओगे पाई बराबर CRT, जहाँ C क्या है विलयन की मोलरता और मोलरता क्या होती है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। आपसे पूछे परासरण दाब किसे कहते हैं तो आप कहोगे विलयन पर लगाया गया वह बायदाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, उस दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा, परासरण दाब पाई एवं विलय के मोलर द्रव्यमान Ma में संबंध। तो बताइएगा पाई बराबर क्या होता है N बटा V RT, और स्मॉल n का जो मान मैंने आपको बताया था वो था WA बटा Ma RT, और नीचे क्या है V लीटर। तो यहाँ से हम Ma की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, Ma की। तो Ma बराबर आ जाएगा WA बटा पाई इंटू बाई RT डिवाइडेड बाई V लीटर। तो ये हो गया हमारा आणविक द्रव्यमान, किसका, विलय का आणविक द्रव्यमान। अब आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जबकि R बराबर है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। परासरण दाब पूछा है तो सबसे पहले आप परासरण दाब का सूत्र लगाएंगे। पाई बराबर क्या होता है CRT, जहाँ C आपको दे रखी है मोलरता 1/10 m, यानी 1/10 मोल प्रति लीटर। ये देखिएगा m/10 का विलियन है, इसका मतलब आपको सांद्रता कितनी दे रखी है 1/10। तो पाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो C का मान रख दिया 1/10, R का मान रख दिया 0.0821, और T आपको कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा तापमान को हमेशा केल्विन में रखा जाता है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। तो 27 में 273 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो पाई बराबर क्या हो गया 1/10 गुणा 0.0821 गुणा 300, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 2.46 या 2.46 ATM आएगा। अब बात करते हैं परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिएगा परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। समपरासरी विलयन नंबर 1, अतिपरासरी विलयन नंबर 2 और अल्पपरासरी विलयन नंबर 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समपरासरी विलयन की। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक 2 ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक 2 ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब के मान समान होते हैं, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के सापेक्ष समपरासरी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों के मध्य परासरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। क्या मतलब है इस बात का, समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक पात्र है जिसके बीच में आपने अर्धपारगम्य झिल्ली या SPM लगा दी। इधर आपने एक विलयन भर लिया और एक विलयन आपने इधर भर लिया। यदि दोनों के परासरण दाब समान है, दोनों के परासरण दाब यानी दोनों के पाई के मान क्या हैं, समान, इसका मतलब दोनों की सांद्रताएं क्या होंगी, समान। टेम्परेचर भी दोनों का क्या होगा, समान। तो बताओ जब सांद्रताएं दोनों की समान होगी तो क्या बताओ परासरण की प्रक्रिया हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि परासरण तो हमेशा किधर से किधर होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, लेकिन यहाँ पर तो दोनों की तरफ सांद्रताएं क्या है, बराबर। इसलिए समपरासरी विलयन का मतलब होता है ऐसे 2 विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक हो तथा जिनके मध्य परासरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती हो। क्यों, क्योंकि दोनों के परासरण दाब के मान क्या होते हैं, समान। चलिएगा बात करते हैं हम अति परासरी विलयन की। 2 भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है दूसरे विलयन के सापेक्ष अति परासरी विलयन कहलाता है। 2 भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है दूसरे के सापेक्ष अति परासरी विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा एक पात्र है और इस पात्र के बीच में मैंने लगा दी SPM। एक विलयन मैंने इधर भर रखा है, एक विलयन मैंने इस साइड में भर रखा है, ठीक है। अब मान लीजिएगा इसका परासरण दाब π2 है और इसका परासरण दाब π1 है, और π2 का मान लिया π1 से क्या है, ज़्यादा। तो ये वाला जो विलयन है वो इस विलयन के सापेक्ष, कौन से विलयन के सापेक्ष,
इस विलयन के सापेक्ष अति पराश्रयी विलयन कहलाएगा। तो दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च होता है दूसरे के सापेक्ष अति पराश्रयी, अति का मतलब अधिक, अधिक परासरण दाब वाला, अति पराश्रयी विलयन कहलाता है। अब हम बात करेंगे अल्प पराश्रयी विलयन की। दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब निम्न होता है दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या कहलाता है? अल्प पराश्रयी विलयन कहलाता है। वो वाली बात ही है जैसे एक पात्र है, पात्र के बीच में मैंने एसपीएम लगा दी, एक विलयन इधर भरा हुआ है, एक विलयन इधर भरा हुआ है। मान लिया इस विलयन का परासरण दाब पाई 2 है, इस विलयन का परासरण दाब पाई 1 है और पाई 2 का मान पाई 1 से ज़्यादा है, पाई 1 का मान कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये वाला जो विलयन है ये इसके सापेक्ष अल्प पराश्रयी विलयन कहलाएगा। तो आपको अति पराश्रयी, अल्प पराश्रयी और सम पराश्रयी विलयनों का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण। क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम परासरण। ध्यान से समझिएगा, यदि विलयन पर आरोपित किए गए बाह्य दाब का मान परासरण दाब पाई से अधिक कर दिया जाए तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन या विलायक की ओर स्वतः गति करने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को विपरीत या प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। क्या मतलब है इस बात का? ध्यान से समझिएगा, यदि विलयन पर आरोपित किए गए बाह्य दाब का मान परासरण दाब पाई से अधिक कर दिया जाए। परासरण दाब क्या होता है? वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परासरण दाब। यदि हमारे द्वारा लगाया गया दाब परासरण दाब से अधिक कर दिया जाए तो परासरण की जो प्रक्रिया है वो विपरीत दिशा में होने लग जाती है। विपरीत दिशा में होने का मतलब अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विपरीत या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक पात्र है जिसके बीच में मैंने लगा दी एसपीएम। इस पात्र के बाईं ओर मैंने समुद्री जल भर दिया। इधर कौन सा जल है? समुद्री जल। और इधर मैंने क्या ले लिया? शुद्ध जल ले लिया। यहाँ पर एक पाइप लगी हुई है और एक पाइप यहाँ पर लगी हुई है ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बाईं ओर वाली पाइप में एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन की स्थिति मान ली मैंने ए। अब क्या होगा बच्चों? अब परासरण की प्रक्रिया होगी। परासरण होगा तो बताओ शुद्ध जल से जल किधर आएगा? समुद्री जल की ओर। समुद्री जल इस पाइप के अंदर जाएगा तो पाइप के अंदर जो पानी का लेवल है वो ऊपर जाएगा। तो बताओ ये पिस्टन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर। पहले स्थिति ए पर था, अब मान लिया ये पिस्टन स्थिति बी पर आ चुका है, ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, चलेगा। जब तक परासरण होता जाएगा जब तक ये पिस्टन ऊपर जाता जाएगा। अब हमने क्या किया, इस पिस्टन को दबा करके वापस स्थिति ए पर लेके आ गए। तो अब हमारे द्वारा जो लगाया गया दाब है वो क्या है? परासरण दाब। क्योंकि पिस्टन को जब आप स्थिति ए पर लेके आओगे तो अब परासरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ये जो दाब हमने लगाया ना इसे कहते हैं परासरण दाब, क्योंकि इस दाब की वजह से परासरण की प्रक्रिया क्या हो चुकी है? रुक चुकी है। अब हमने क्या किया, इस पिस्टन को थोड़ा और नीचे की ओर लेके आ गए दाब लगाकर और स्थिति सी पर लेके आ गए। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो हमारे द्वारा जो लगाया गया दाब है वो पाई से क्या हो गया? ज़्यादा, यानी बाह्य दाब का मान पाई से क्या हो गया? ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा बच्चों? ऐसी स्थिति के अंदर समुद्री जल से जल निकलकर शुद्ध जल की ओर गति करने लग जाएगा। यानी ये जो प्रक्रिया पहले जो हो रही थी वो किधर से किधर हो रही थी? शुद्ध जल से समुद्री जल की ओर। अब ये प्रक्रिया होने लग जाएगी समुद्री जल से शुद्ध जल की ओर। तो ये पाइप के थ्रू हमें शुद्ध जल इधर प्राप्त होगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विपरीत परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण का मतलब वापिस से सुन लीजिएगा, यदि विलयन पर लगाए गए बाह्य दाब का मान पाई से अधिक कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, अर्थात अधिक सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर होने लग जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण। और प्रतिलोम परासरण के द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है।
तो ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ पर बाह्य दाब का मान पाई से क्या किया गया, ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में समुद्री जल से शुद्ध जल किधर जाएगा, शुद्ध जल की ओर जाएगा और इस पाइप के माध्यम से हमें यहाँ पर शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी है बच्चों कि जब भी हम समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करते हैं तो जो एसपीएम होती है वो किसकी लगाई जाती है, वो सेलुलोज एसीटेट की एसपीएम का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो आपको प्रतिलोम परासरण समझ में आ गया होगा, आपको परासरण समझ में आ गया होगा, आपको परासरण दाब समझ में आ गया होगा, आपको परासरण के मैंने एक दो एग्जाम्पल भी बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि उनको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम अगले वीडियो के अंदर इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म। तब तक के लिए धन्यवाद।